एवरीवन, माय नेम इज शिवानी। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का अनंत आईएएस में स्वागत है। 15 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे, जिनमें हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे। पहला है लीवरेजिंग जेएंडके लिथियम रिजर्व्स। इसको हम समझेंगे कि रिजर्व्स का जो नई न्यूज आई थी कल, उसके हवाले से जो लिथियम रिजर्व है जेएंडके का, उसमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोप है, उसको देखेंगे। लद्दाख की जो 6 स्केड्यूल में शामिल होने की बात है, उसके लिए एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। शेपिंग अ मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में एक आर्टिकल है, जो डिसेबल लोगों के लिए क्या स्कोप है, क्या और किया जा सकता है। देन डिस्टर्बिंग डायलेशन, फॉसिल एंड टाइम, अडानी स्टोरी और एजुकेशन मोर वेल्थ एंड डिटरमिन्स विमेन्स मैरिटल एज। एक इन्फोग्राफिक है, चार्ट प्रेजेंटेशन भी है, पर हम इन्फोग्राफिक को डिस्कस करेंगे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिहाज से। पहला आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो लिथियम रिजर्व जेएनके में मिला है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इतना बड़ा जो अभी रिजर्व मिला है, डिस्कवरी हुई है, तो उसके ऊपर उसका सिग्निफिकेंस क्या बनता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल हैजार्ड क्या हो सकते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन में क्या कंसर्न्स हो सकती है, प्रोसीजर क्या हो सकता है वो, और व्हाट आर द जियो स्ट्रेटेजिक implication considering the geopolitical sensitivity of the area। क्योंकि लिथियम हो गया या इस तरह कोई भी जो रेयर अर्थ चीजें होती हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जब उनका कहीं पे भी डिस्कवरी होती है तो वो जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाने और घटाने दोनों का काम करता है। तो वो सेंसिटिविटी क्या है उसको भी हम समझेंगे। नाउ जो स्टोरी अभी तक है, आर्टिकल बहुत डिटेल आर्टिकल है, सिर्फ मेजर एस्पेक्ट को ही हम लेंगे। न्यूज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इनफर्ड सोर्सेज ऑफ लिथियम इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर मिला है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के बारे में पता करना जरूरी है, प्रीम पूछा जा सकता है और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसआई क्या है। हैज बीन रिसीव्ड एज इट्स गेम चेंजर इन इंडियाज इम्पेंडिंग ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी। सबसे सब बड़ा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया की जो ग्रीन इकोनॉमी बनने के जो टारगेट हैं, उसमें लिथियम रिजर्व बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। ठीक है। देन द टर्म इन्फर्ड रेफर्स टू द प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज। अभी जो स्टेज है एक्सप्लोरेशन की, वो अभी सेकेंड स्टेज पे है। 4 स्टेप होते हैं, उनमें सेकेंड स्टेज पर है। अकॉर्डिंग टू द मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957 के तहत ये बात सामने आई है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है कि लिथियम आयन बैटरीज का जो यूज होता है वो विंड टर्बाइंस में होता है, सोलर पैनल्स में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। और इसी तरह जो ये इन चीजों को टारगेट करते हुए जो इंडिया का जो एम है ग्रीन इकोनॉमी बनने का, जिसमें हम सब जानते हैं कि 2070 तक हम बिल्कुल जीरो एमिशन पर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ा एक्सप्लोरेशन हुआ है, इससे हमें फायदा हो सकता है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक स्टडी कहती है कि जो डिमांड है लिथियम की एंड कोबाल्ट की, वो 2050 तक कितनी बढ़ने वाली है, 500% तक बढ़ने वाली है। तो ये अगर चीज हमारे देश में निकल आई है या और एक्स्ट्रा माइनिंग हो रही है, हो सकती है अगर, तो हमारे लिए एड ऑन होगा। साथ ही साथ कुछ नंबर्स बताते हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो अभी, क्योंकि अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक ईवीज को लेकर के भी काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, पॉलिसी भी बनाई, जिसको फेम नाम दिया गया है, फेम 2, राइट, फेम 2 और 3। ये जो स्कीम दी जा रही है जिसमें ईवीएस को मार्केट में लाना सो दैट कि एमिशन को कम किया जा सके, उसका भी मार्केट बहुत जबरदस्त है 2030 तक का। और साथ ही साथ जो हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 18.2% 21 से लेकर 21 से 30 तक का रहने की उम्मीद है, ऐसा प्रोजेक्शन है। ठीक है। तो सीएजीआर का मतलब हुआ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। कंपाउंड का मतलब हर साल दर साल उसमें परसेंटेज में बढ़ोतरी होना। ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो मेन पैसा लगेगा वो और उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, मतलब हर साल दुगनी तेजी से वृद्धि होने की आशंका। Now India is seeking to secure its critical mineral supplies and build self sufficiency in this sector। और इंडिया चाहता है कि इसमें हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि अगर हम डेटा पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो लिथियम के जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन देश हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले आता है। तो उसके और भी ऐसे देश हैं जो लिथियम आयन बैटरीज का जो लिथियम है और उसके आधार पर सेल्स और बैटरीज को बनाते हैं, और इंडिया उसको इंपोर्ट करता है। सो इंडिया करेंटली इंपोर्ट्स ली फ्रॉम Australia and Argentina and 70% of its Li iron cell requirement from China and Hong Kong। So वैसे भी जो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं उसमें चाइना का नाम सबसे आगे है, लेकिन लिथियम कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। क्या है, क्योंकि हमें बैटरीज की जरूरत पड़ती है तो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं।
तो वो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को अगर लें तो जो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है एनर्जी सिस्टम है उसको भी अचीव करने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर ली का मतलब लिथियम है एंड अदर क्रूशियल मेटल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर आल्सो परसीव्ड टू बी सोर्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, समझ में आती है बात कि जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों में वो हमारी कम हो जाएगी और चाइना की जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस इस एरिया में जो बनी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं अगर हमारा रिजर्व इतने बड़े लेवल का निकला तो। ध्यान दीजिएगा, एज अ रिजल्ट ईयू, यूएस, कनाडा, इंडिया एंड अदर मेजर इकोनॉमीज हैव बीन ट्राइंग to leverage alternative supplies that can challenge India's geopolitical dominance। क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स में, मिनरल्स में या मेटल्स में, दोनों में मिनरल्स की बात ज्यादा है, चाइना का नंबर टॉप पे है। क्योंकि वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है तो उसकी डोमिनेंस बनी है, उसको कम करने में भी हम कोई रोल निभा सकते हैं या कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं अगर ये रिजर्व बहुत बड़ा और लॉन्गर टाइम तक स्टे रह सका तो। ठीक है, नाउ इस पिक्चर में हम देखते हैं कि कंट्रीज सप्लाइंग द ईवी लिथियम रश, जिसमें आप देखेंगे कि 2021 का डेटा है प्रोडक्शन का, तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, चाइना, अर्जेंटीना। बड़े देश तो यहीं पर हो गए। ठीक है, साथ ही साथ ब्राजील है, जिम्बाब्वे है, पोर्चुगल है। ये लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैटरीज का कंजम्पशन फोन से लेकर के आपकी बैटरी से चलने वाले हर इक्विपमेंट में होता है। ये जो सोर्स है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का सोर्स है, उन्होंने इसको छापा है, 2021 का डेटा है। तो मतलब अगर ये ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। Now, for example, responding to perceived national security concern, the Canadian government has asked Chinese companies to divest from Canadian lithium mining companies। मतलब अगर जियोपॉलिटिकल पावर्स को हम देखें सो इस राइवलरी को, जो चाइना की राइवलरी चलती है हमारे साथ चल रही है, और साथ ही साथ जो हमारी सिक्योरिटी कंसिडरेशन है उसको भी ठीक करने में हम कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी विद चाइना मेक्स इंडिया सिक्योरिटी कंसिडरेशन फॉर मोर इमीडिएट एज वेल, स्पेशली ऑल्सो इन लाइट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड रिसेंटली एस्केलेटिंग टेरिटोरियल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये बड़ी खोज है। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना भी इसको हम कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मिशन में जो हमारा टारगेट है रेयर अर्थ मिशन में, उसमें लिथियम का बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि जेएनके की जो टेरिटरी है वो हमारे कंट्रोल में है, जो इलाका है वो हमारे कंट्रोल में है, वो वहां पे कोई भी बड़ी खुदाई करना या एक्सप्लोरेशन करना हमारे लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर हमने वहां के लोगों को इस एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट में नहीं इन्वॉल्व किया तो उस वहां पर सोशल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। इसका ध्यान भी इंडिया को देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि क्योंकि जेएनके के जो फ्रंटियर्स हैं वहां पर डिस्प्यूट या टेंशन क्रिएट होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो हम एक्सप्लोरेशन के साथ एक्सट्रैक्शन के समय अगर वहां की लोकल पॉपुलेस या पॉपुलेशन को एंगेज कर पाए इस एक्सट्रैक्शन में, तो वहां की जो अगर बनने वाले कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम हो सकते हैं। नाउ व्हाट अदर एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे? सबसे बड़ी पहली बात ये है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट की अगर बात करें तो इस माइनिंग में जो तरीका यूज हो सकता है वो है ओपन पिट माइनिंग। ध्यान दीजिएगा, ओपन पिट माइनिंग का मतलब आप बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और माइनिंग करके वहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं और जो मिनरल्स हैं या लिथियम को वहां से निकालेंगे। द पॉइंट इज दिस कि ओपन पिट माइनिंग के अपने ही एनवायरमेंटल हैजार्ड होते हैं, क्योंकि बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसको भरना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़े इलाके में उसको खोदा जाता है, जिससे क्या होता है एक तरीके का जो एनवायरमेंटल हैजार्ड क्रिएट होता है। साथ ही साथ इसकी खुदाई में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सट्रैक्शन होता है लिथियम एक्सट्रैक्शन में। तो एक जो एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट है वो भी नेगेटिवली इफेक्ट होगा। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए। सो एक्सट्रैक्टिंग लीफ फ्रॉम हार्ड रॉक माइंस सिमिलर टू द व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्रपोज्ड इन JNK entails open pit mining followed by roasting the ore using fossil fuels। और fossil fuels को जला करके पानी डालकर जो माइनिंग होती है वहां पानी का भी बहुत यूज होता है, मतलब 170 क्यूबिक मीटर पानी ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ 15 टन ऑफ CO2। मतलब पानी का यूज होगा, वो भी एक रेयर चीज हो गई है। अब तो पानी का भी अवेलेबिलिटी और वहां पे यूज होना पहाड़ी इलाके में एक अलग कहानी है, और दूसरा CO2 का एक्सट्रैक्शन भी होगा, तो उसके ऊपर भी हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स या एनवायरमेंटल चैलेंजेस को हिट कर सकता है ना। ओपन पिट माइनिंग, रिफाइनिंग एंड वेस्ट डिस्पोजेबल फ्रॉम दीज प्रोसेस सब्सटेंशियली डिग्रेड द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग डेप्लीटिंग
एंड कंटामिनेटिंग वाटर वेज, क्योंकि ऑब्वियसली CO2 निकलेगी और साथ ही साथ पानी का एक्सट्रैक्शन भी होगा, और पानी कहाँ आप ड्रेनेज करोगे, पहाड़ी इलाका है जिससे ग्राउंड वाटर और वाटर वेज को कंटामिनेट भी कर सकता है, साथ ही साथ डिमिनिशिंग बायोडाइवर्सिटी एंड रिलीजिंग कंसिडरेबल एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली CO2 बाहर आएगी तो एयर पोल्यूशन का होने का भी खतरा रह सकता है। नाउ इसके अलावा कह रहे हैं कि दिस सेट जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग इन JNK डिफर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में होती है वो JNK की से काफी अलग है, विच इज हैज अ लार्जेस्ट लीज स्टॉक इन हार्ड रॉक माइंस इन वन मेजर वे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है लिथियम का, वो पुराने जो इनका जियोलॉजिकल रीजन है वो काफी पुराना इलाका है, जहाँ पे पिलबारा और यिलगार क्रैटन्स की बात हो रही है, whose continental rocks has been stable for over a billion years। मतलब जो वहां के पहाड़ हैं जहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो काफी पुराने पहाड़ हैं और हिमालय एक नया पहाड़ है। और क्योंकि हिमालय नया पहाड़ है, तो अगर वहां पे ऐसा कोई भी बड़ा सा गड्ढा आप बड़ा सा गड्ढा ऐसा खोदोगे और ओपन पिट माइनिंग करोगे, तो वहां का जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड जो क्रिएट होता है, जैसे जोशीमठ की बात हम समझ ही रहे हैं, तो ऐसी कोई दूसरी तरह दुर्घटना क्रिएट ना हो जाए, इसका भी अंदेशा लगाया जा रहा है। So incidents of land sinking has also been reported from a village in Doda district in Chenab Valley, which extend to some parts of Riyasi। So ये भी जो environmental hazard को भी दिमाग में रखना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमें साउथ अमेरिका से एग्जाम्पल लेना चाहिए, जहां उन्होंने लिथियम एक्सट्रैक्शन को काफी सोशो एनवायरमेंटल तरीके से किया है, और उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वो क्या है? एज इंडिया embarks on this new journey, it could learn from the experience of South American countries, especially the lithium triangle of Bolivia, चिले एंड अर्जेंटीना। ठीक है, इनसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, विच कंटेन रफली हाफ द वर्ल्ड्स नोन लिथियम। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाद जो ये लिथियम ट्राइंगल है, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना का, उन्होंने काफी सोशो इकोनॉमिकल तरीके से माइनिंग करी है, उसका एग्जांपल हम सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इन बोलिविया एंड चिली, ले एक्सट्रैक्शन हैज बीन ईदर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट और रिक्वायर्स माइनिंग कंपनीज। तो 2022 में उन्होंने क्या किया, मैक्सिकन लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस इन रिफॉर्म्स टू क्रिएट अ स्टेट ओन एंटिटी टू एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस एंड सेल ली एंड आउटलॉ ऑल डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक रिफॉर्म किया और एक स्टेट ओन एंटिटी बना दी, जो उसकी खरीद फरोख्त को उसको माइनिंग भी करती है, उसको सेल ऑफ भी करती है। तो ऐसा अगर आप लोकल एरिया पे कोई ऐसी संस्था बना सके या कोई एंटिटी बना सके जो उसको माइनिंग भी करे और बेचे, तो आपका जो आसपास के इलाकों को जॉब भी मिलेगी, लोगों का एंगेजमेंट भी होगा और किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा जिस इलाके की बात हो रही है। साथ ही साथ इवन सो ली माइनिंग हैज हैड adverse social environmental consequences in the region, testing its law meant to protect indigenous people। मतलब वहां के लोकल रहने वाले लोगों को भी आप काम दे सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक जो एक्सपेक्टेशन होती भी है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर माइनिंग होगी तो डेफिनेटली वहां पे लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, जो ये लिथियम ट्राइंगल की बात हो रही है, इसको समझना जरूरी पूछा जा सकता है प्री में कि ये लिथियम ट्राइंगल क्या है। जिसको 3 देश कवर कर रहे हैं। पहला है बोलिविया, जो यहाँ पर दिख रहा है, फिर चिले है, उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है ना, इसको आप मैप पे दोबारा जरूर देखिए कि यहाँ से कौन से पहाड़ है, कौन सी नदियां हैं, कौन सा पास में ओशन है, वो समझना जरूरी है। तो लेकिन लिथियम ट्राइंगल क्या है? चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना के बीच है, राइट। नाउ लोड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में अगर आप देखिए इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस इलाके में भी लिथियम का एक्सट्रैक्शन कहाँ है, माइनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP, चिले का पेरू, इक्वाडोर, मैक्सिको, कोलंबिया, उरुग्वे एंड बोलिविया। मतलब इस चार्ट को भी याद रखिएगा, 2014 का डेटा है, लेकिन फिर भी 17 और 14 का डेटा है ये, लेकिन फिर भी लेटेस्ट नंबर्स में हमको पता होना चाहिए, ये काफी बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि इस इलाके में भी चिले पहले है, पेरू, इक्वाडोर, मैक्सिको, कोलंबिया, यूरुग्वे एंड बोलिविया, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके साथ ही साथ सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं कि पहली बात तो आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करिए, जैसे वो कह ही रहे हैं, इस आर्टिकल को जो जिन्होंने लिखा है वो बता रहे हैं। साथ ही साथ वो ये मेंशन भी करते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, जो ऑफसेट करता है कंसिक्वेंसेस ऑन लोकल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड टूरिज्म। मतलब आप इतने बड़े लेवल पे आप ओपन पिट माइनिंग अगर करोगे तो ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और टूरिज्म भी इफेक्ट होगा, तो उसको ऑफसेट करने के लिए वहां के लोगों को आप माइंड डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन में काम दीजिए, उन लोगों को एंगेज करना जरूरी है। साथ ही साथ रिकॉग्निशन ऑफ द लोकल इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग इन 2015 लोकसभा ने एक अमेंडमेंट किया था माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में, जो स्टैब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया, उसके अंदर DMF बनाया गया। लेकिन DMF की कुछ शिकायतें ये रही हैं
ऑल्दो नॉन प्रॉफिट सेचुरी ट्रस्ट है, लेकिन ये ठीक तरीके से इतना अच्छा काम नहीं कर पाया और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल इश्यूज भी आए इनकी काउंटेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि ज्यादातर जो डीएमएफ का जो पावर है वो सेंट्रलाइज है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। इसकी वजह से जो इनके इनके जो फंड्स के अंदर भी काफी चीजें देखी गई, जैसे बोकारो में, धानबाद, रांची में डीएमएफ के फंड्स को लेकर एक घपलत हुई और सीएजी ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया। तो डीएमएफ का काफी अच्छा काम नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट इस बात से चिंतित है कि डीएमएफ अगर उसको आप असाइन करते हो, कमेटी बनाते हो, तो ठीक तरीके से काम करेगी या नहीं, साथ ही साथ क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हम कम कर सकते हैं या नहीं, या फिर जो लिथियम का एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन होगा मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट एन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या वो वाकई इतना इंपॉर्टेंट होगा अगर इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और कोई सीरियस एनवायरमेंटल हैजार्ड क्रिएट नहीं होगा। तो इन सब चीजों के बीच में लिथियम एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन होगा। आगे इसकी और न्यूज को हम आगे देखेंगे। और लिखा है ये आर्टिकल प्रकाश काशवान, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूएसए के, साथ ही साथ धनश्री जयराम पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कर्नाटका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, लद्दाख अ फ्रजाइल रीजन नीड्स ऑटोनोमी, राइट। तो इसको लिखा है आशीष कोठारी ने, जो इन्वायरमेंटल एक्टिव ग्रुप कल्पवृक्ष पुणे के क्या बोलना चाहिए, हाँ, साथ काम करते हैं, उन्होंने नहीं, साथ काम करते हैं। व्यूज उनके पर्सनल है। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो आप देने की बात, स्टेटस दैट इनेबल्स लोकली डिटरमाइंड पाथवेज कैन हेल्प अवॉइड द disastrous track that many other parts of India have tread। मतलब कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें या फिर इनेबल कर दें लोकल डिटरमिन्ड पाथवेज को, वहां के लोगों को अगर हम संवैधानिक सपोर्ट दे दें या उनको रिकॉग्नाइज कर दें, स्टेटस दे दें, तो बहुत चीजें जो डिजास्टर्स ट्रैक वहां के लोग ले सकते हैं वो शायद ना ले। और ये बात तो खैर सोनम वांगचुक ने भी कही थी कि आप एक तरीके का मिलिटेंट ग्रुप को आप बढ़ावा दे रहे हैं अगर आप वहां के लोगों को, अगर आप लद्दाख के लोगों की चीजों को केटर नहीं करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने कहा था कि अगर अभी हाल की डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कहा कि अगर आप वहां के लोकल लोगों को की समस्याओं को केटर नहीं कर पाते हैं, तो एक जैसे हम लोग नक्सल की बात करते हैं, हम दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो एक वैसा ही ग्रुप आप और बनाने की का बेस बना रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई बैकग्राउंड ना बने, तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आधार अगर दे दिया जाए वहां के लोगों को, तो ये चीजें बनने से रुक जाएंगी। सो आर्टिकल राइटर कहते हैं, नॉर्मली पीसफुल रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख आर इन एजिटेशन मोड, दे आर सेट टू गैदर दिल्ली टुडे। उनका दिल्ली में वो गठित होंगे और डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की शेड्यूल 6 के अंदर, विच वुड अलाउ देम टू डिसाइड ऑन अ डेवलपमेंट पाथ दैट सेफगार्ड्स द रीजन्स फ्रेजाइल इकोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। एक्चुअली उनकी मांग क्या है कि उनका जो इकोलॉजिकल स्टेटस है, क्योंकि आप देखें कि लद्दाख अब एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उठ करके सामने आ गया है। ऑल्दो वहां की जो जनसंख्या है वो काफी कम है, लेकिन अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए और वहां की फ्रेजाइल इकोलॉजी को बचाने के लिए वहां के लोग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको इसके 6 शेड्यूल में जगह दी जाए। पर समझने वाली बात यह है कि वो कितना वाइबल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, ये समझने वाली बात है। ठीक है। नाउ इसमें सोनम वांगचुक हम जानते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अनशन में बैठे हुए हैं ना। उसको उठाते उन्होंने कहा कि 2 weeks बिफोर दिस द लेप एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, two of Ladakh's most powerful religious and political organization, rejected a committee set up by the central government to examine the state status issue। तो क्या हुआ कि दो हफ्ते पहले ले की जो एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो टू ऑफ लद्दाख मोस्ट पावरफुल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो कमेटी बनाई गई थी सेंटर की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं उसको केटर नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने उन्होंने भी इस बात को डिमांड रखी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि यूटी बनने के पहले जब वो जेएनके का हिस्सा हुआ करते थे तब उनको ज्यादा ऑटोनॉमी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी ज्यादा थी, ऐसा उनका क्लेम है। और अब जबकि वो अलग हो गए, पहले तो 2019 में जब उनको अलग किया गया तो काफी खुश थे, लेकिन समय के साथ ये रियलाइज हुआ कि उनकी खुशी वाइबल नहीं है। और 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट हैड अनाउंस दैट लद्दाख वुड गेट स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडिंग इट ऑटोनॉमी। ये 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था। ऑल्दो जब उनको यूटी बनाया गया तो लद्दाख के काफी लोग इस बात से खुश थे कि अब उनको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, अथॉरिटी मिलेगी
और उनकी पोजिशनिंग अलग होगी, अपनी इकोलॉजी और कल्चर को वो सेव कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, ये राइटर लिख रहे हैं। ना बिफोर द लद्दाख ऑटोनोमस, और समझने वाली बात ये है कि वहां पे जो इलेक्शन हुए, बिफोर द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन 6 शेड्यूल स्टेटस वाज प्रॉमिस। मतलब जब लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए तो उसके पहले उनको 6 शेड्यूल का प्रॉमिस किया गया था उस रीजन में, सिमिलर टू व्हाट इज सीन इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एशिया के, ईस्ट एशिया मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, जैसा उनको मिला हुआ है, ऐसा प्रॉमिस किया गया था, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन उनको वो फिर आगे फुलफिल नहीं किया गया। और जैसे कि इकोलॉजी की बात होती है कि जो लद्दाख की इकोलॉजी है वो फेमस, वो मतलब बहुत ही फ्रजाइल है, और साथ ही साथ वहाँ के जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, हार्बर रेयर मैमल्स वहां पे पाए जाते हैं, वाइल्ड याक है, स्नो लेपर्ड है, और डाइवर्स फ्लोरा है वहां का। तो क्योंकि टूरिज्म ज्यादा है और शायद डेवलपमेंट के आधार पे उनका इंक्रोचमेंट हो सकता है, इसके लिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो अपना सेपरेट ऑटोनॉमी चाहते हैं। Culture and livelihood have evolved to be sensitive to the fragility of the ecosystem that cannot bear heavy human activity। और इसी बात को वो कह रहे हैं कि वो जो इलाका है वो ज्यादा हैवी ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं झेल सकता। तो अगर वहां पे हमें ऐसा कोई सेपरेट ऑटोनॉमी मिलती है 6 शेड्यूल के अंदर, तो हम अपनी बात को कह पाएंगे और शायद जो ये इंक्रोचमेंट हो सकता है उसको हम रोक पाएंगे। ठीक है। Now, Ladakh is already groaning under infrastructure development, intense armed forces presence and excessive tourism। इस बात को वो पहले भी उठाते रहे हैं वहां के लोग, अब सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं। Since Ladakh became a UT, there is even more focus on a exploitative development path। वो कह रहे हैं कि वहां के इलाकों का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है डेवलपमेंट के नाम पे, कोई भी आके जमीन ले सकता है, कोई भी आके टूरिज्म कर सकता है, कोई भी आकर माइनिंग कर सकता है, कोई भी आके प्रोजेक्ट लगा सकता है, माइनिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको कोई सेपरेट एंटिटी मिल जाए। द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट इन द रीजन एंड इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेशन आर शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या है, वो इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर के उस स्पेसिफिक रीजन में। अ न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इनटू द रिलेटिवली अनएक्सप्लॉइटेड जांस्कर रीजन हैज बीन रैम्प्ड अप। जांस्कर का जो रीजन है वहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है आसपास, और काफी डेवलपमेंट की बात, अच्छी बात है। इवन देन वहां के लोग कहते हैं डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसा उनका मानना है। In the name of carbon neutral Ladakh, mega solar projects are in the offing. The 2023 budget has allocated 20,000 crore for solar power evacuation and grid integration from a project of 13 gigawatt in the ecological fragile Chandgaon region। वो ये कह रहे हैं कि जो कार्बन न्यूट्रल के नाम पर वहां पे बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिसपे अमाउंट भी एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ हम जो चटगांव रीजन है, जो बहुत फ्रजाइल है, इकोलॉजी फ्रजाइल है, उसके वहां पे भी एक ग्रिड बनाने का, इंटीग्रेशन की बात हुई है। पीछे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम वहां पर एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जहां पे हम अपनी सोलर एनर्जी को एक्सपेंशन दे सकते हैं। बहुत बड़ा प्लांट लद्दाख में लगाया जा रहा है, इसकी न्यूज भी आई है। सो वो सब चीजें उस इलाके में हो सकती हैं या नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं। नाउ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज कमीशनिंग सिमिलर डॉक्यूमेंट्स टू कंसल्टेंसी एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड लद्दाख एज इफ लोकल डोंट हैव इनफ एक्सपर्टीज। और क्योंकि वहां के लोगों को एक्सपर्टीज नहीं है, तो बाहर के लोगों को कमीशन किया जा रहा है यहाँ आने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, एजेंसीज बनाने के लिए, क्योंकि वहां के लोगों को एज इफ लोकल, जैसे लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जैसे कि मानो कि वहां के लोगों को एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वहां के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, और वहां के लोगों से वहां के डेवलपमेंट पे अगर कंसल्टेशन करी जाए तो उनको भी इन्वॉल्व फील होगा, जो नहीं हो रहा है ना। अनफॉर्चुनेटली इट रिमेन्ड इन कोल्ड स्टोरेज ड्यू टू पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी बढ़िया नहीं है लद्दाख को लेकर के ना। वर्किंग टुगेदर में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, ऐसा नहीं है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर लद्दाख एंड दिल्ली टू वर्क टुगेदर। अ हिल काउंसिल डिसीजन फॉर लद्दाख एग्रीकल्चर टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक कुड बी बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिल काउंसिल का जो डिसीजन है लद्दाख को
लद्दाख एग्रीकल्चर के लिए। सो उसके लिहाज से वो कहते हैं कि सरकार और लद्दाख मिलकर, जो दिल्ली है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के लिए मिलकर वे काम कर सकते हैं बाय रिक्वायरिंग द आर्म फोर्सेस टू परचेज लोकली ग्रोन एंड मेड आइटम्स। कि जो भी जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात होती है या एग्रीकल्चर की बात होती है, तो लोकल इलाके की चीजों को परचेज करके वहां के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ मतलब वो कह रहे हैं कि बाहर से चीजें लाने की बजाय वहां की इकोलॉजी में जो चीजें डेवलप होती हैं, अगर उसको आगे बढ़ाया जाए फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो चीजें बेटर हो सकती हैं और वहां का एक्सप्लॉइटेशन भी कम होगा। टूरिज्म कुड बी फुल्ली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कम्युनिटी रन इकोलॉजिकल सेंसिटिव स्टेशन, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव स्टेशन को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। सो लद्दाखी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग अमेजिंग इनिशिएटिव। मतलब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही है, और जो संस्थाएं हैं, सोसाइटीज है, गवर्नमेंट है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो सेंट्रल के लद्दाख के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रेजेंट माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कुछ आगे स्टेप उठाती है, कोई पाथवे या कोई रास्ता ऐसा बनाती है, तो वहां के जो सेंसिटिव लोकल लोग हैं उनकी उनकी मन की बात भी समझ में आ जाएगी, उनको वो जो चाहते हैं वो भी केटर हो जाएगा। और डिजास्टर्स रास्ता जो बना रही है सरकार, अगर कोई चीज नहीं ध्यान में देती है, तो उस केस में वहां के लोग कुछ और रास्ते पे जा सकते हैं, इसका थ्रेट भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है शेपिंग अ मोर डिसेबल फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। ये लिखा है राहुल बजाज ने, जो को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर है इन दिल्ली एंड अ सीनियर एसोसिएट फेलो ऑन डिसेबिलिटी राइट्स एट द विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। सो काफी नॉलेजेबल पर्सन है। इन्होंने लिखा कि इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अगर हम एक्सेसिबिलिटी का प्रिंसिपल और इंक्लूसिव डिजाइन का प्रिंसिपल अगर ले लें, एड ऑन कर लें अपने डिजिटल ऑफरिंग्स में, तो क्या होगा, हम एक नई चीज को शुरू करेंगे शुरुआत से। वो क्या है कि उन्होंने एक डेटा उठाया, द एस्टिमेशन इन सेंसस 11 के हिसाब से 2011 की, जो जिसमें कहते हैं कि 2.21% का जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो डिसेबल है, इज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन। लेकिन डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है कि 16% ग्लोबल पॉपुलेशन डिसेबल है। तो इंडिया के हिसाब से जो नंबर्स होने चाहिए, जो हैं वो क्या होंगे, 192 मिलियन लोग भारत में डिसेबल है एटलीस्ट। ठीक है, इतना तो नंबर है ही इस डब्ल्यूएचओ के नंबर के हिसाब से ना। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है उसको अगर हम केटर कर लें डिसेबल लोगों की जरूरतों को ध्यान में देते हुए, तो एक बढ़िया डिजिटल इकोसिस्टम उनके लिए हम बना सकते हैं। पर वो क्यों कह रहे हैं, इट कैन reinforce the barriers that the disabled otherwise face if it is not designed with their needs in mind। तो वो कह रहे हैं कि जो जो नंबर है ना 192 मिलियन का, अगर हम इनकी जरूरतों को दिमाग में रख करके एक ऐसा सिस्टम बनाए, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग रन में इस पॉपुलेशन की जरूरतों को भी केटर किया जा सकता है। और पॉइंट क्या है, इंडिया इज रिपोर्टेड हैड 750 मिलियन इंटरनेट स्मार्टफोन्स यूज इन 2020। ये डेटा है कि 2020 में लगभग 750 मिलियन लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे थे और इंटरनेट यूज कर रहे थे। Now applying the 16% figures here, अगर ये 16% का जो नंबर यहाँ अप्लाई करें, तो मतलब 120 मिलियन लोग जो डिसेबल हैं वो स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज करते हैं। नाउ एप्स एंड इवैल्यूएशन, तो उन्होंने क्या किया कि ये माना कि कोविड-19 के बाद जो इंटरनेट का यूज था, स्मार्टफोन का यूज है, हम सबके लिए बढ़ चुका, हम जानते हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट के आधार पर इवैल्यूएट किया और लाइक माइंड लोगों से डिस्कस किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन डिसेबल लोगों की जरूरतों को केटर कर पा रहे हैं या और अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं। These sectors were chosen based on broad stake, तो कुछ सेक्टर्स को उन्होंने कुछ सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट को बुलाया और कंसल्ट किया उनसे, किस आधार पे कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्स हैं, क्या वो इन सब डिसेबल लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रही है या नहीं। और वो है कौन सी एप्स, जो ग्रोसरीज की एप्स हैं, फूड की एप्स हैं, मेडिसिन की ऐप है, डेटिंग, सोशलाइजिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सभी डायमेंशंस की जो एप्स होती हैं उनको कैटेगराइज करके 10 एप्स को उठाया और उनके ऊपर उन्होंने ऑनलाइन ट्रैफिक को चेक किया और असेसमेंट चेक किया ना। उसके बाद जो ऐप निकली वो क्या थी, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। और इनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं, हेड्स होते हैं, उनको बुलाया डिस्कशन के लिए। और सबसे फिर हुआ क्या, वी यूज द, तो वो कहते हैं वी यूज द वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस
a set of globally recognized parameters to determine how disable friendly an app or website is to evaluate these app. उन्होंने कंटेंट एक्सेसिबिलिटी की गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए चेक किया कि हाँ क्या ये हम इवेल्युएट कर सकते हैं इन एप्स को। तो उन्होंने 3 पैरामीटर्स लिए, हाई, मीडियम और लो। ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि क्या हम इनको इन रैंक्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो अधिकतर जो ऐप थी वो मीडियम कैटेगरी पर आई कि वो जो डिसेबल लोग होते हैं वो ये एप्स डिसेबल फ्रेंडली है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने जो हेड्स होते हैं इन 10 एप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हेड्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन्होंने कहा वी थिंक दैट इट इज नो मोर कोइंसिडेंस दैट ओनली ऐप विच सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ एक ही ऐप के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने को भेजा, वो था वन रैंक हाई इन द इंडेक्स व्हाट्सएप। सिर्फ व्हाट्सएप का रिप्रेजेंटेटिव आया जब उन्होंने इन 10 ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया डिस्कशन के लिए। मतलब ये भी एक समझने वाली बात है कि जब आप दिव्यांग लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई स्टडी करना चाहते हो तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं आने को समझ रहे हैं। तो मतलब क्या अवेयरनेस है हमारे देश में, ये भी सवाल उठता है इस बात से। नाउ दिस इज अ पॉइंटर to the need to work with intentionally in creating disabled friendly infrastructure। ये जो पॉइंट है इस बात को हाईलाइट करता है कि हमें डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। लोगों के एटीट्यूड, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। साथ ही साथ इंस्टेड टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को भी चेंज करने की जरूरत है, जिसमें 2 फेज की बात करते हैं। द लॉन्च ऑफ रिपोर्ट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट फेज वेयर वी ऑब्जेक्टिवली assess the digital accessibility of the apps। मतलब ये रिपोर्ट प्रेजेंट भी करी गई है पार्लियामेंट में, लेकिन उसको कहते हैं कि इसके 2 फेज हैं कि लॉन्च द रिपोर्ट वाज द कल्मिनेशन ऑफ फर्स्ट फेज वेयर वी ऑब्जेक्टिवली एसेस द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, जिसमें उन्होंने पहला देखा कि एप्स का डिजिटल एक्सेसिबिलिटी क्या है, कितने लोग उसे एक्सेस करते हैं। दूसरा, द सेकंड फेज इज टू वर्क विद दीज सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हेल्प देम टू डिजाइन प्रैक्टिस एंड प्रोसेस। मतलब ऐसा डिजाइन हम करें जिससे जो हमारे डिसेबल लोग हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाए। पहली बात तो एक्सेसिबिलिटी क्या है और दूसरा डिजाइन क्या है, इसको उन्होंने केटर किया। ठीक है, नाउ विद दिस विल होपफुली इंप्रूव डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इसको ध्यान में रखिए कि उन्होंने आशा कर रही कि शायद ये डिजाइन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस उन लोगों के जैसे दिव्यांग लोगों के लिए सहायता हो सकती है, और साथ ही साथ लोगों का एटीट्यूड जो है दिव्यांग लोगों के लिए वो भी बदल सकता है। और यही नहीं, उन्होंने एआई और एल्गोरिदम को भी चेंज करने की बात कही है यहाँ पे। ऑल्दो ये रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है, पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स प्रेजेंट हुई हैं, लेकिन इस आर्टिकल में वो हाईलाइट करते हैं कि अगर इंटरनेट को हम अच्छी तरीके से डिजाइन करें या एप्स को अच्छी तरीके से डिजाइन करें तो हम दिव्यांग लोगों के लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं जिससे कि वो भी एक जो कॉमन फ्लेयर है उसमें आ जाए और अपनी प्रेजेंटेशन को सामने रख सकें, अपने हिसाब से चीजों को एक्सेस कर सकें। This starts with incorporating the principle of accessibility and inclusive design into every digital offering right from the inception. India needs to be truly accessible for all people with disabilities. तो इसको वो कहते हैं कि जो इंटरनेट है वो सिर्फ आम जनता के लिए नहीं, दिव्यांग लोगों के लिए भी बराबरी से एक्सेसिबल होना चाहिए और बराबरी से ही उनके लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, और इंडिया को जरूरत है ऐसा करने की। राइट, इस बात को मेंशन करते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो क्या है कि टेक्निक और लोगों के बीच में एक कनेक्शन हो। ठीक है, कनेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू हुआ और बिकना चालू हो गया, ऐसा नहीं। एक कस्टमाइज वर्ड यूज होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट, मतलब जिसको जैसी जरूरत हो वैसा प्रोडक्ट अगर डिजाइन किया जाए तो हर कोई डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता है। तो उसी की बात यहाँ हाईलाइट की जा रही है कि अगर हम ऐसा डिजाइन करें, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे जिस तरह के लोग उसको देख पाए, जिनकी जो रिक्वायरमेंट हो, तो हम दिव्यांग और जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो तो एक्सेस कर ही रहे हैं, तो हम एक नया या फिर एक बेहतरीन डिजिटल इकोसिस्टम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल डिस्टर्बिंग डायलेशन। इसमें मेंशन कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो कुछ मॉडरेट हो रहा है, बेटर हो रहा है। सीपीआई इंडेक्स को हाथ लेकर के उन्होंने बात कही थी, लेकिन क्या हुआ कि मंडे को न्यूज आई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एस्टिमेट्स फॉर जनवरी रिवील्ड अ डिस्कंसर्टिंग रिवर्सल इन प्राइस गेन्स ट्रेंड, और प्राइस ट्रेंड बदल चुका है। तो ये अभी न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि बेटर हो रहा है, मॉडरेशन देखा जा रहा है, लेकिन फिर से हाई हो गया। और नंबर्स क्या आ रहे हैं
कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो अभी सितंबर तक का डेटा मॉडरेट था 5 महीने का 7.4% के इस लिहाज से, पर अब वो उठ करके 80 बेसिस पॉइंट से 6.5% हो गया है लास्ट मंथ का। मतलब एक महीने का इतना ऊपर पहुंच गया हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। एक्चुअली समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेशन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी सीपीआई की बात होती है, सीपीआई क्या है पता होना चाहिए, सीपीआई कितने टाइप का होता है वो पता होना चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की बात होती है वो भी हमको पता होना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि प्रोपेलिंग द एक्सेलरेशन वाज 175 basis point jump into food price में जंप आया with inflation measured by consumer price index quickening to 5.94% from 4.19%। ठीक है, तो सीपीआई इंडेक्स ऊपर गया तो डेफिनेटली फूड प्राइस में जंप तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ नाउ अब समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। दो शब्द आते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। अभी कोर इन्फ्लेशन आगे आएगा। तो हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन में सब पूरा इन्फ्लेशन सभी चीजों का इन्फ्लेशन काउंट होता है, जिसमें कि is a measure of total inflation within an economy including commodities such as food, energy prices, I mean oil, gas सब आता है, which tend to be much more volatile and prone to inflationary spikes। जो काफी volatile होता है, इसको ऊपर नीचे होने में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का नंबर्स इसमें ज्यादा रहते हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हुई है। अगर आप देखें यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हुई, कोर इन्फ्लेशन की बात नहीं हुई है। कोर क्या होता है, core inflation considers the price of all goods and services except commodity prices। तो commodity में कौन सी चीजें आती हैं, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा, और एंड ऑयल। ध्यान रखिएगा कोर में वेजिटेबल्स, फ्रूट और ऑयल नहीं आता, उसके अलावा सब कुछ आता है। तो कोर का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता जितना हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेटा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, नाउ जो डेटा कौन पब्लिश करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI रिलीजेस इन्फ्लेशन डेटा इन इंडिया। ठीक है, वैसे आरबीआई के नंबर भी आते हैं, पर मेजोरिटी सीपीआई का डेटा, होलसेल प्राइस का डेटा यही पब्लिश करते हैं। तो इस बात को यहाँ मैंने मेंशन किया, नंबर्स दिमाग में रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि हेडलाइन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है। नाउ सेरेल्स, इसमें कह रहे हैं कि सेरेल्स के प्राइसेस विच इंक्लूड राइस एंड व्हीट कैरीज द हेवीएस्ट वेट ऑलमोस्ट 10%। मतलब सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई वो सेरेल्स और राइस और व्हीट में बढ़ोतरी देखी गई है। ये समस्या का ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि ये जो जो मेजोरिटी ऑफ बाइंग है गेहूं और चावल की, वो रूरल हाउस होल्ड में ज्यादा होती है, और रूरल हाउस होल्ड में अर्निंग्स कैपेसिटी कम है, इसलिए पॉलिसी मेकर्स को इसको कम करने की जरूरत है। तो टू बी पर्टिकुलरली वरीड अबाउट 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन इन cereal prices, more so because this disproportionately impacts rural households which spend a larger share of their income on food। मतलब जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके मेजर खरीदारी सिर्फ अनाज की होती है। तो अगर अनाज और राइस और गेहूं में अगर हम ध्यान दें, उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण की भारत बात करें, अगर इसमें महंगाई होती है तो हमारा रूरल हाउस होल्ड इम्पैक्ट करता है, तो इससे हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जंप करता रहेगा। उसके हिसाब से हमारे पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है या ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ वो कहते हैं कि ये जो टाइम आ गया है जहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सलेशन या एक्सपेक्टेशंस बढ़ती बढ़ती जा रही हैं, तो आरबीआई को अपनी फिजिकल या जो हमारी फिजिकल अथॉरिटीज है उसको इसके ऊपर से आंखें नहीं हटानी चाहिए, हमको बराबर वॉच करना चाहिए कि हमारा इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है। क्योंकि बजट में भी ये कहा गया था, हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मेंशन थी कि हमें अभी ये टाइम नहीं आया है जहाँ पे हम रिलैक्स हो सकें। वी कैन नॉट सिट लाइक अ कंप्लेसेंट पर्सन। सो इन केस हमको बहुत रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे जो आरबीआई गवर्नर है वो काफी एक्टिव गवर्नर है। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो पॉलिसी रिलीज हुई थी उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया कि लोन महंगा हो जाएगा। सो उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में रख रहे हैं इस चीज को, उसी को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि विद कोर इन्फ्लेशन और प्राइस गेन्स दैट स्ट्रिप आउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस रिमेनिंग स्टबनली स्टक 6%। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है उसको दिमाग में रखते हुए, उनको टैंपिंग डाउन ऑन डिमांड को दिमाग में रखते हुए इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो वैसे भी ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो आर्टिकल लिखने के पर्पज से कह रहे हैं, लेकिन आरबीआई ऑलरेडी ऑन टोज रहती है इन चीज को दिमाग में रखने के लिए। आरबीआई का काम ही है कि इस तरह की इन्फ्लेशनरी मेजर्स को कंट्रोल करना। ठीक है ना, फॉसिल एंड टाइम, तो इसमें मेंशन करते हैं कुछ दिन पहले
एक न्यूज आई थी कि जहाँ पे जनवरी में जो न्यूज थी हमने इसको डिस्कस भी किया था न्यूज एनालिसिस में कि जहाँ पे 92 डायनासोर्स के नेस्टिंग साइट्स को पाया गया था और इसमें 256 फॉसिलाइज एग्स थे टाइटेनोसोरस के। ठीक है, सो डिस्कस किया था हमने और अभी भी वो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप चाहे देख सकते हैं। तो इस बात को वो हाईलाइट करता है, आर्टिकल कहता है कि जीएसआई के पास जो पावर्स है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जो पावर्स हैं, वो एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं जहां पे दूसरे रिसर्चर्स के लिए एक एक दरवाजा बंद होने जैसी नीयत है। मतलब कि जीएसआई की जो पावर्स हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे और रिसर्चर्स के लिए दरवाजा बंद कर देती हैं। इस बात को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया। कैसे? वो कह रहे हैं कि जो ये फॉसिल मिला, जो नेस्टिंग एस की साइट्स मिली, इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, इसको नॉर्मल तरीके से छोड़ दिया गया। सिमिलरली द डेजर्ट्स ऑफ कच्छ, गुजरात एंड डेक्कन ट्रैप्स इन महाराष्ट्र बेयर विटनेस ऑफ द फोर्सेस दैट शेप द डाइवर्स ज्योग्राफी। और सिर्फ ये ऐसा मध्य प्रदेश या आसपास के इलाकों में नहीं है, गुजरात में, कच्छ में, डेक्कन ट्रैप्स में भी ऐसी चीजें रिसर्च में आई हैं। लेकिन अनलाइक द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिजर्व कल्चरल हिस्ट्री एंड मैन मेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम आर्कोलॉजी, there has been limited effort to preserve and communicate at large this natural geohistory such as rock formation and sediment and fossil। मतलब कि जैसे कल्चरल हिस्ट्री के लिए और आर्टिफैक्ट्स के लिए जो जो एक एफर्ट ली जाती है, वैसे इन चीजों के लिए एफर्ट नहीं ली गई। तो एक तो ये सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि decades now researchers have been warning that this neglect is leading to an ensure of his history from public mind। मतलब रिसर्चर्स कहते आए हैं कि अगर इन सब चीजों को ऐसी दरकिनार करते करते रहे हम, तो इससे हमारा ही डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि जो इलाका आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पे नेस्लिंग साइट्स मिली थी। रिसर्च गेट का ये स्क्रीनशॉट है और ये पिक्चर मुझे गूगल से मिली। सो इसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि इसके इसके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सब चीजों को भी सामने लाया जाए, एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, ड्राफ्ट बिल आया था, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022, जिसमें जो पायलट बिल था by the Ministry of Mines is seen as a step to give the process of such conservation firmer footing। मतलब इन सब कंजर्वेशन को और इस तरीके से किया जाए, इस बात को ये बिल उठाता है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि इसमें एक प्रावधान है जो जीएसआई को एक एक्स्ट्रा पावर देता है कि जो कि सबऑर्डिनेट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, द पावर टू डिक्लेयर साइट्स एज हैविंग जियो हेरिटेज वैल्यू, कि वो उन इलाकों को डिक्लेयर कर सकता है एज ए जियो हेरिटेज वैल्यू, टेक पोजेशन ले सकता है फॉसिल रॉक्स का, रेलिक्स का, एंड दैट रेस्ट इन प्राइवेट हैंड्स, प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन 100 मीटर्स अराउंड सच अ साइट। जो प्राइवेट हैंड्स में होता है उनको अपने हाथ में ले सकता है, उस जगह को जियो हेरिटेज का नाम दे सकता है और साथ ही साथ पोजेशन भी ले सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है, इस बात को लेकर के वो कहते हैं कि ऐसा होने से, और जो लोग 100 मीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सकेवेशन करना चाहते हैं, उनके ऊपर वो 5 लाख का पेनल्टी भी लगा सकते हैं। सब चीजें हैं। तो ये जो राइट है, इसको वो कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, जो और रिसर्चर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो वाकई में जीएसआई के लेवल पे कुछ और अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको रोकता है। और इससे जो पूरा पाषाण कालीन रिसर्च जो चला आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारा रिसर्च जीएसआई करती है, और यूनिवर्सिटी संस्थाएं भी करती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये रोकता है। तो इसके लिए सवाल वो उठाते भी रहे हैं रिसर्चर्स की, ऐसा कोई और बिल लेकर आइए या फिर ऐसी कोई इंक्लूसिव बॉडी आप बना दीजिए जो प्राइवेट एक्सकेवेटर्स की या रिसर्चर्स की को भी केटर कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं है। द गवर्नमेंट, इट इज लर्न, इज स्टिल फार फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन पार्लियामेंट एंड डेलिब्रेटिंग ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स। और ऐसा ये आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो नुकसान हमारा है, और गिवन द प्रीमियम फॉर लैंड एंड इंडियाज इकोनॉमिक नीड्स, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ओवर क्वेश्चंस फॉर प्रिजर्वेशन एंड लिवलीहुड, but any legislation must endeavor to balance these forces and live in consensus। So वो कह रहे हैं कि जो रिसर्चर्स हैं और जो प्रिजर्वेशन को लेकर के सवाल है, लिवलीहुड को लेकर के जो सवाल है, उन और इंडियाज इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ऐसी कोई ऑटोनोमस बॉडी बना दे या कोई इंक्लूसिव बॉडी बना दे जो हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान रख सके और साथ ही साथ जो प्राइवेट रिसर्चर्स हैं उनकी समस्याओं को भी केटर कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कल्चरल हिस्ट्री के लिए तो अवेयरनेस है और आर्टिफैक्ट्स के लिए तो बहुत काम होता है, लेकिन जब ऐसी कोई नेस्टिंग साइट्स वगैरह आती हैं तो उसके लिए कोई खास काम नहीं होता, क्योंकि जीएसआई एक स्पेसिफिक एरिया में काम करता है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन और जो संस्थाएं हैं जो वाकई अदर एरियाज में काम करना चाहती हैं,
उनसे भी आप जमीन वापस ले लो और उनको काम ना करने दो, तो एक हर्डल है। इस हर्डल को अगर सरकार केटर कर लेती है तो बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम कर सकती हैं, इसको उठाया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल है द अडानी स्टोरी एंड इंडियन नियोलिबरलिज्म। इसमें वो मेंशन करते हैं कि एक्चुअली ये आर्टिकल है ना, वो काफी पॉलिटिकल मैटर से लिखा गया है, तो उसका बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे, कोई जरा बहस नहीं करनी है सरकार क्या कहती है, अडानी ने क्या किया, बस ये समझने वाली बात है। ये आर्टिकल सीपी चंद्रशेखर ने लिखा, फॉर्मर प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड सीनियर रिसर्च फेलो पेरी पेरी उमास अमहर्स्ट, राइट। सो उन्होंने लिखा है, ये मेंशन करते हैं कि अडानी की जो स्टोरी है वो इंडिया की नियो लिबरलिज्म की जो थ्योरी के हिसाब से आगे बढ़ी, उनको सपोर्ट किया गया, और फाइनली जो रिपोर्ट में मेंशन है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मेंशन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी है, क्योंकि अभी न्यूज आ गई है कि सेबी ने और साथ ही साथ जो एक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा भी है सेंटर से कि आप जेपीसी को बनाइए या उसके ऊपर जांच कराइए, उसके लिए सरकार तैयार हो गई है, और सेबी के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि आप सेबी की जांच करिए। तो ये चीजें अब होंगी अडानी ग्रुप को लेकर के, तो उसी के हवाले से बात ये लिख रहे हैं। दिस एपिसोड illustrates that neoliberalism is not about market competition but about redistributing income and wealth of favored business group। मतलब वो कह रहे हैं कि नियोलिबरलिज्म सिर्फ मार्केट का कंपटीशन लाने के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इनकम और वेल्थ का फेवर करने के लिए भी है। तो पहले देखते हैं कि नियोलिबरलिज्म क्या है, जो हमारे लिए जरूरी है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, यूपीएससी के लिए जरूरी है। नियोलिबरलिज्म की दो डेफिनेशन मुझे मिली है, दोनों ही काफी बेटर है। पहला मिला इन्वेस्टोपीडिया से और दूसरा है फिनेंस एच करके वेस्टर्न वेबसाइट है। तो वो लिखते हैं कि अ पॉलिसी मॉडल होता है नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म, अच्छा, दो वर्ड है, नियो का मतलब नया और लिबरलिज्म का मतलब कि लिबरल, बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं, ठीक है। सो ये कहते हैं कि अ पॉलिसी मॉडल दैट encompasses both political and economics and seeks to transfer the control of economic factors from public to private। ठीक है। सो ये पॉलिसी क्या कहती है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल अथॉरिटीज के आधार पे कंट्रोल ट्रांसफर करना पब्लिक से प्राइवेट में, ये है नियोलिबरल। ना दूसरी थ्योरी, जो दूसरी डेफिनेशन कहती है कि नियोलिबरलिज्म क्या है, एक लेजिस फेयर इकोनॉमी है, मतलब लेजिस फेयर का मतलब होता है फ्री ओपन इकोनॉमी, a school of thought that prescribed a minimal amount of government interference in the economic issues of individuals and society। मतलब सरकार का इंटरवेंशन कम, लेजिस फेयर का मतलब यही होता है कि सरकार का इंटरवेंशन कम और प्राइवेट कंपनीज का एक्सपोजर ज्यादा। तो उस बात को कहते हैं, उस थॉट को कहते हैं नियोलिबरलिज्म, और ये थ्योरी जिन्होंने दी उन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। और ये कैपिटलिज्म, अगर आप ध्यान दें तो ये कैपिटलिज्म का ही एक भाग है। अगर आप कैपिटलिज्म को समझते हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। कैपिटलिज्म की डेफिनेशन यहाँ मैंने नहीं डिस्कस करी है, कैपिटलिज्म का ही एक भाग है नियोलिबरलिज्म। मतलब सरकारी इंटरवेंशन से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर जाने को नियोलिबरलिज्म कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, लेजिस फेयर का मतलब होता है कि जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं स्टेट के, वो कम हो जाते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आधार पर इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। नाउ इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि यूएस की हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने की, यूएस बेस्ड कंपनी है हिंडनबर्ग, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे, हम सब जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना जो एफपीओ था, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर को मार्केट में लाए, फुल्ली सब्सक्राइब भी हुआ और वापस विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनकी इमेज क्रैश हो गई थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो गया था। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि उनके फ्लोटिंग शेयर्स को भी कम कर दिया गया है। फ्लोटिंग शेयर्स को मैं डिस्कस किया था अपनी पुराने डिस्कशन में, आप देख सकते हैं। तो उनको उसको भी कम किया गया। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट जो उनको मिले और शॉर्ट टर्म में, वो कहना चाह रहे हैं कि अदानी का जो एक्सपोजर है, जो ग्रोथ है, तो जो उन्होंने जो क्लाइम किया मार्केट वैल्यू को, वो इसलिए क्योंकि उनको कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट मिले और सरकार का उनको सपोर्ट भी रहा। इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम के वो कह रहे हैं, जैसे कि हम समझ रहे हैं, न्यूज आ रही है, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो मतलब सरकार का सपोर्ट था। और ये जो केस है, ये धीरूभाई अंबानी ग्रुप या धीरूभाई अंबानी के समय में ऐसा हुआ था, जब उनको कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, सपोर्ट मिला और वो आगे बढ़े। ठीक है, दैट इज फाइन। इकोनॉमी को रन करने के लिए बड़े बड़े बिजनेस होल्डर्स को सपोर्ट करना गवर्नमेंट का काम है। अगर बड़े बड़े बिजनेस हाउस को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ध्यान दीजिएगा कि फंडिंग्स कहाँ से आएंगी। अब इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है, नौकरी कहाँ से आएगी।
और लोगों को काम कहाँ से मिलेगा, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट होती है हमारी इकोनॉमी में, वो एक नया व्यू पॉइंट देती है, इस पे नहीं जाना है। पर ये बात याद रखिए, अगर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज या कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं होंगे तो उस केस में हमारी इकोनॉमी रन कैसे करेगी। तो अगर कोई अंबानी है, कोई अदानी है, ऐसे बहुत सारे कोई और बिजनेस हाउसेज हैं, तो होने सही भी हैं। इन एंटरप्रेन्योर्स के होने से, बिजनेस हाउसेज के होने से ही हमारी इकोनॉमी रन करती है। बड़ा नाम टाटा का आता है, बड़ा नाम बिरला का आता है, बट वो एक एथिकल कंपनीज हैं, उनमें ऐसा कभी सुनने में नहीं आया अभी तक। लेकिन इन्हीं कंपनीज के आधार पे इकोनॉमी रन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ, ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन जो इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं, गौतम अदानी को बहुत सपोर्ट मिला, उनको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मिले, और साथ ही साथ उनके साथ एक सपोर्ट रहा सरकार का। फेवरेबल फैक्टर्स में वो इसी बात को मेंशन करते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ में 8% पर एनम का इजाफा किया, और साथ ही साथ जो उनके अग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी, जो बैंकिंग लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी, बैंक से भी उनको इजी लोन दिए, सो दैट कि वो आगे बढ़ करके अर्न कर सके और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है ना, उसके साथ उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग और सब्सिडीज का भी सहारा मिला, उसको भी देखेंगे। फ्रॉम स्टेट कॉफर्स एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग वर एग्जांपल्स ऑफ सच सपोर्ट, मतलब उनको सब्सिडीज भी मिली, और वायबिलिटी गैप फंडिंग की वजह से भी उनको ग्रोथ करने का चांस मिला। अच्छा, ये सवाल पूछा भी गया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है। सो इज डिजाइन टू प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट टू पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये एक तरीके का एक डिजाइनिंग का मतलब फंडिंग डिजाइन होती है कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, जिससे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आके इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। प्रोजेक्ट्स विच वुड अदरवाइज बी फाइनेंशियली वाइबल, सवाल पूछा गया है। और वीजीएफ हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू रिकवर कॉस्ट एंड प्रोवाइड अ फाइनेंशियली अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी आगे आना चाहती है, पैसा बना रही है, तो एक उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है, जिससे कि सपोज करिए 5,000 का लोन मिल गया कंपनी से, सॉरी 5,000 करोड़ मिला कंपनी से, साथ ही साथ लोन मिल गया, और साथ ही साथ ग्रांट और सरकार के जैसे ग्रांट मिल गया, लोन मिल गया। मतलब इनडायरेक्टली सरकार, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सरकार सपोर्ट करती है लोन के माध्यम से, सब्सिडीज के माध्यम से किसी कंपनी को, सो दैट कि वो आगे आके प्राइवेट सेक्टर में, इकोनॉमी में ग्रोथ कर सके, बिजनेस कर सके और पैसा बना सके। एक क्वेश्चन है, with reference to viability gap funding VGF, consider the following statement. It is a grant provided to support projects which are economically justified but lack financial viability. Correct है। A private sector company shall be eligible for VGF only if it is selected on the basis of open competitive bidding. दोनों ही आंसर सही है, जहां पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी होती है बीजीएफ के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, और इकोनॉमिकली वो लैक फाइनेंशियल वायबिलिटी को बैलेंस भी करती है बीजीएफ। ये सवाल पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ना। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की बात, एलआईसी की बात आती है, एसबीआई की बात आती है। इस सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी अडानी ग्रुप में पैसा लगाया, और अपनी, और डेफिनेटली अगर एलआईसी ग्रो करेगी, एसबीआई ग्रो करेगी, तो देश का भी इजाफा होगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि रेगुलेटरी रिस्ट्रेंट्स को भी कहीं ना कहीं मॉडरेट किया गया, और अगर मॉडरेट नहीं किया गया होता तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता, जो अभी साबित नहीं हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं डायरेक्टली। सो क्या हुआ, अडानी सीम्स टू हैव प्रेफर्ड डेब्ट with free floating shares of its listed company available for trading being a small portion of the total, और इसी को उठाया गया कि अभी इनके फ्लोटिंग शेयर्स को कम किया गया है। तो ये जो अनवारंटेड लेवल्स पे जाकर के मल्टीपल सोर्सेज से बेनिफिट उनको मिला अदानी वेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उसको ये उजागर करते हैं। हमें समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि वीजीएफ क्या होता है, साथ ही साथ न्यू लिबरलिज्म क्या है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये पूछा जा सकता है, वीजीएफ पूछा जा सकता है, और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं पूछी जाएगी। लेकिन ये व्यू विजन हमको पता होना चाहिए कि न्यू लिबरलिज्म का विजन क्या है और किस हद तक काम कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं, बट दैट डज नॉट सीम टू हैव कन्विंस्ड प्राइवेट क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, शेयर प्राइसेस कोलैप्स लीडिंग टू मार्जिन कॉल्स। और जैसी रिपोर्ट आई, तो इतना कुछ होने के बावजूद अडानी का जो शेयर थे वो गिरते रहे। उन्होंने बहुत बार इंटरवीन भी किया, उन्होंने कहा भी कि नहीं बेटर है, ट्रांसपेरेंसी है, पर ऐसा कुछ फायदा उनको नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटर्मिन्स विमेन्स मैरिटल एज। जैसे कि अभी पता है असम में जो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि वहां पर जो आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और एमएमआर,
वो सबसे ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा है। तो उसको दिमाग में रखते हुए इस डेटा को हम देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वहां पे सबसे ज्यादा है असम में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप पूरी कंट्री का डेटा भी उठाएं तो उससे भी ज्यादा असम में है। और वहां के चीफ मिनिस्टर ने इसी बात को कहा कि क्योंकि असम में नंबर ज्यादा है तो हम उन लोगों को अब आगे बढ़ने नहीं देंगे, गिरफ्तार करेंगे जो चाइल्ड मैरिजेस कराते हैं। इनफैक्ट जो 14 साल से कम उम्र की बच्चियों शादी करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा नियम पारित हुआ। बट द पॉइंट इज दिस, ये जो डेटा है हम इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटर्मिन्स विमेन्स मैरिटल एज, ठीक है। मतलब उनको एजुकेशन दीजिए ताकि वो खुद डिसाइड कर सकें या वो आगे बढ़ के अपनी मैरिटल एज को डिसाइड कर सके और इस तरह के कंस्ट्रेंट सामने ना आए। फॉर डेकेड्स नाउ बेटर एजुकेटेड वुमेन हैव हैड मोर कंट्रोल ओवर व्हेन दे शुड गेट मैरिड, ठीक है। तो उन्होंने देखा है कि डेकेड्स में एजुकेटेड वुमेन जो होती हैं वो बेटर कंट्रोलिंग पावर रख सकती हैं। एंड एज ओल्ड इशू क्या है, द चार्ट जो दिखाया जा रहा है वो एनएफएचएस नंबर 5 के आधार पर है जो 19 से 21 के बीच में कंडक्ट किया गया था। इससे पूरी चार्टिंग है हिंदू पे। तो अगर आप देखें, मैंने जब टेबल को उठाया है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि जो एज ग्रुप है उसको विमेन और मेन के हिसाब से लोवेस्ट और 5 इयर्स के गैप में, इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा है, एससी एसटी ओबीसी में किस तरफ ज्यादा है, कितनी एज के नंबर्स में शादियां मतलब एज ग्रुप में विमेन्स की मैरिज ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। तो ये आप डेटा रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ऑलरेडी न्यूज में रहते हैं तो ये डेटा आपके पास आएगा, लेकिन हिंदू ने इसको चार्ट की तरह प्रेजेंट किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ब्रिटिश और इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो इफ यू रियली लाइक इट, गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक, और आपसे मिलेंगे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।